गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है? पेपर आईआईटी का देखा यार तुम लोगों ने? नो सर। यार मेरा दिल कर रहा था कि हालांकि अभी तुमने पूरा ही चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो हूँ वो पेपर में अब तक जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के सवाल आए हैं इस साल के जेई मेंस के, वो एक फाइल में हर 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 पेपर में एक या दो सवाल आ रहे हैं, है ना? तो एक फाइल में बना के तुम्हारे सामने रख दूं तो तुम्हें लगेगा कि सही है यार, मतलब ये चैप्टर कम से कम नंबर दे देगा मस्त एकदम। जेई मेंस में तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी 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 जस्ट तुम्हारी क्लास से 5 मिनट पहले ही मैं एक सेशन, अभी एक शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहा था यूट्यूब पे। तो एक सवाल आया, क्योंकि वो अभी किया है मैंने तो मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आए, हर शिफ्ट में एक एक दो दो सवाल आए हैं, याद नहीं है तो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन एक सवाल आया, मैंने अभी अभी डिस्कस किया 10 मिनट पहले, तो मुझे वो याद है। अब तुम लोग अपने आप, मतलब मैं तुम्हें उसका आंसर नहीं बता रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं कैसे करेंगे, देखते तुम अपने आप समझ पाते हो कि नहीं कर, क्योंकि उतना तुम्हें पढ़ाया है मैंने, है ना? तो सवाल ये आया था कि अगर मेरे पास एग्जैक्टली डेटा भी याद है मुझे, 0.5 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, कुछ इसी लैंग्वेज कुछ अलग हो सकती है, कंपाउंड हैज ब्रोमीन एटम्स। मतलब मेरे पास 0.5 ग्राम एक कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन एटम्स भी हैं। कितने ब्रोमीन एटम ये मुझे नहीं पता, ब्रोमीन एटम्स भी हैं, ठीक। इफ द वेट ऑफ AgBr formed by this compound is 0.4 gram, then find out the percentage of bromine in this compound। ये सवाल आया था भाई, ये सवाल। अब मैं हो सकता है उतनी अच्छी लैंग्वेज फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन सवाल ये था कि मेरे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन एटम, यानी ब्रोमीन भी है उस कंपाउंड में, कुछ ब्रोमीन भी है। अगर मैं सारी ब्रोमीन जो उसके अंदर है, बताइए, अगर मैं सारी ब्रोमीन जो उसके अंदर है, अगर उस सारी ब्रोमीन को AgBr में कन्वर्ट कर दूं, तो AgBr का जो वेट बनता है वो 0.4 ग्राम बनता है। आपको बताना है कि उस कंपाउंड में ब्रोमीन की परसेंटेज कितनी थी। अगर मुझे AgBr के बारे में कुछ पता करना हो तो मैं बता देता हूं, AgBr का Ag का एटॉमिक वेट 108 और ब्रोमीन का 80 होता है एटॉमिक वेट। ये हमें सवाल में गिवन था, इतनी बातें हमें सवाल में गिवन थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि क्योंकि अभी शुरू हुए हो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है आगरा में बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे नए भी हैं, कुछ बच्चे नए हैं आगरा में। आज फर्स्ट क्लास है किसी बच्चे की आगरा में? नहीं, पुराने ही है सारे। ये वाले टॉपिक पढ़े हैं तुमने, मोल्स निकालना, वेट निकालना, सब लोगों ने? फर्स्ट क्लास है यार। कोई माइक पे बोलो, पता नहीं कहां बोल रहे हो। सर माइक है नहीं इधर। तो फिर आवाज थोड़ा तेज चिल्लाओ ताकि डायरेक्ट यहां आ जाए आवाज, ऐसा करो। सर मेरी भी फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा, तो देखो जिसकी भी फर्स्ट क्लास है उनको हो सकता है, क्योंकि हालांकि चैप्टर पुराना है, मतलब चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना अब तक किया है वो थोड़ा थोड़ा 9th में भी किया था। मोल्स निकालना, मॉलिक्यूल्स निकालना, STP पर वॉल्यूम निकालना, कुछ कुछ हमने 9th में किया है। हालांकि हम कोशिश करते हैं, जो भी बच्चे नए आए हैं वो नए बच्चे एक वहीं पर हम अपने सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उन बच्चों को कुछ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए बुलाकर जो हमारा सिलेबस हुआ है वो उसको कवर करा दें। तो हम वहीं पर सर से रिक्वेस्ट करते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि सर के पास अगर टाइम निकल आए किसी भी तरह से 1 घंटे, आधे घंटे का, तो सर जो है वो उन बच्चों के साथ आधा 1 घंटा भी बैठ जाएंगे। तो जो भी हमने किया, कुछ खास नहीं किया यार, मोल निकालो, वेट निकालो, यही सब बकवास कर रहे थे, तो वो आधे 1 घंटे का खेल है, वो आधे 1 घंटे में तुम्हें सिखा देंगे। मैं उसके लिए मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूं, अगर उनके पास टाइम हुआ तो बहुत जल्दी वो तुम्हारा ये वाला कवर कर लेंगे, ठीक है ना? ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस है उसमें दिक्कत ना आए।
तो जो बच्चों की फर्स्ट क्लास है वो थोड़ा सा हिम्मत से काम ले। ऑब्वियस है कि एक अच्छे चैप्टर और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन चल रहा है जिसमें आप थोड़ा सा 2-3-4 क्लासेस लेट आए हैं, तो हो सकता है उनको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आए, बट अगर मेहनत से काम करोगे, हिम्मत से काम करोगे और हमारा थोड़ा सा सपोर्ट तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें ये दिक्कत नहीं आई। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई, है ना। अब हो सकता है तुम्हें ये सवाल ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अब तुमने 9th अगर पढ़ी है तो मेरी ये बात तो समझोगे यार, मोल क्या होता है, मोल कैसे निकलता है। अब जब मैं निकालूंगा तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, अब देखो काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है, अब तुम क्योंकि अभी सब लोग नए हो तो तुम्हें इस तरह से समझा रहा हूं। तुम्हें पता है ना, आईआईटी वाला जब सवाल देगा तो इस तरह से चित्र बना बना के नहीं समझाएगा, कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, ये सवाल लिख देगा, आपको अपने आप करना होगा। सब लोग मानते हो इस बात को? तो लेकिन तुम लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं मैं। सवाल ये कि एक आदमी है, मेरे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड का 0.5 ग्राम दिया गया है, ठीक। इस कंपाउंड में ब्रोमीन भी होंगे, बहुत सारे ब्रोमीन, जितने भी ब्रोमीन होंगे मुझे नहीं पता, इसके अंदर ब्रोमीन भी, ये ब्रोमीन पड़ा। अगर वो इस कंपाउंड के ब्रोमीन को, सारे ब्रोमीन को AgBr में कन्वर्ट कर दे, किसी भी तरह से इस सारे ब्रोमीन को बाहर निकालकर AgBr बना दे, और AgBr का जो वेट बनेगा वो 0.4 ग्राम बनेगा, इतना हमें सवाल में बता दिया जाए, तो ये पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में ब्रोमीन की परसेंटेज कितनी है। यानी मुझे समझ में आता है किसी भी आदमी की परसेंटेज निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है, क्या? उसका अपॉन सबका इंटू 100। मानते हो कि नहीं बात को? परसेंटेज मतलब समझते हो? अगर मान लो क्लास में कोई ये कहे कि भाई तमाम बच्चों की क्लास में सर आप अपने वेट का परसेंटेज बताइए कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरा अपॉन हमारा, हमारे में मैं भी आऊंगा दोबारा, मेरा अपॉन हमारा इंटू 100, मेरा परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ब्रोमीन की परसेंटेज निकालनी है तो ब्रोमीन के वेट को टोटल वेट से डिवाइड करके उसकी परसेंटेज निकाली जा सकती है। खत्म हो गई बात। बस ये सोच लें, टोटल वेट तो इस मॉलिक्यूल का, इस पूरे का 5 ग्राम दे रखा है, 0.5 ग्राम, लेकिन इसके अंदर जो ब्रोमीन पड़ी है उसका वेट क्या है, इससे जो AgBr बनता है उसका वेट दे रखा है। अरे तो यार बात खत्म हो गई ना। AgBr के वेट से AgBr के मोल। क्लियर? याद है? सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के मोल से ब्रोमीन के मोल, ब्रोमीन के मोल से ब्रोमीन का वेट, ब्रोमीन के वेट से ब्रोमीन की परसेंटेज। बात खत्म। याद है? यही टॉपिक क्लास में चल रहा था हमारा। सब लोग को कुछ कुछ याद आ रहा है? और इससे ज्यादा मुश्किल सवाल हमने क्लास में किए, यानी इस बार भी यही करना है। सर AgBr का वेट दे रखा है, सबसे पहले AgBr के मोल्स निकाल लेते हैं। AgBr के मोल्स आ गए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो, जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास में आए हैं उनको शायद ये फॉर्मूला याद आ जाए कि किसी भी सब्सटेंस के वेट को अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया जाए तो मोल्स निकल आते हैं। याद आ रहा है? तो यानी 0.4 को AgBr के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, और AgBr का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 188 दिख रहा है, यानी आपने 188 से डिवाइड कर दिया। सर ये जो आपने निकाला है ना 188, ये जो आपने निकाला है ये आपके मोल्स आ रहे हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल। सर 0.4 अपॉन 188 मोल्स किसके? सर AgBr के। अरे तो अगर AgBr के इतने हैं तो क्या Ag के इतने नहीं होंगे? याद है? क्या ब्रोमीन के इतने नहीं होंगे? अगर सैंपल के मोल पता चल जाए तो इंडिविजुअल एटम्स के मोल तो निकाल लेते होगे। इसका मतलब आपको ब्रोमीन के मोल भी तो पता चल गए, यानी अगर AgBr के मोल पता चल गए तो इतने ही मोल ब्रोमीन के भी होंगे। यानी मोल्स ऑफ ब्रोमीन कितने हुए? वो हो गए 0.4 अपॉन 188। और जब मोल्स पता चल जाए तो वेट भी पता चल जाता है। वेट ऑफ ब्रोमीन कितना हुआ? 0.4 अपॉन 188 इंटू 80 ग्राम, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 था। जो बच्चे आ रहे थे क्लासेस में, जो कई क्लासेस अभी अटेंड कर चुके हैं, उन लोगों को ये बात समझ में आई कि हमने क्या किया? क्या ये पहचान पा रहे हैं कि ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं? यस सर। अल्टीमेटली आपने सैंपल का वेट लिया, उससे सैंपल के मोल निकाले, सैंपल के मोल से आपने सिल्वर ब्रोमीन के मोल्स निकाले, ब्रोमीन के मोल से उसका वेट निकाला, और उसके वेट से उसकी परसेंटेज निकाली। वही पुरानी वही लाइन, उसी लाइन पर इस साल आईआईटी में सवाल पूछा गया। यानी ये आ गया आपका परसेंटेज, और हम परसेंटेज कहां निकालें? यहां निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना हो तो ब्रोमीन का वेट कितना हुआ? 0.4 अपॉन 188 इंटू 80 डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना है सैंपल का? 0.5 इंटू 100। सर आप इससे इसकी परसेंटेज निकाल के देखिए, 34% आएगा। 4 नंबर फ्री के मिलेंगे सर आपको, फटाफट आईआईटी पेपर। सर 80 ग्राम को मल्टीप्लाई किया था उसमें। क्या कह रहे हो बेटा? सुनाई नहीं दिया। 4 अपॉन 188 में 80 ग्राम को मल्टीप्लाई किया।
वेट निकालने के लिए। भाई ये तो मोल आ गए, 0.4/188 तो मोल आ गए। अब मोल से वेट कैसे निकालोगे ब्रोमीन का? वेट से मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया। तो जब तुम ब्रोमीन के मोल जान चुके हो तो मोल के बाद वेट कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भूल गए भाई मैप? अगर मोल से नीचे आना है तो मल्टीप्लाई करना है, नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड करना है। यस सर। ठीक है ना? तो अगर आपको ब्रोमीन के मोल्स पता चल गए तो उसका वेट कैसे निकालोगे? ब्रोमीन के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना दे रखा है? 80। तो आपने 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आपको ब्रोमीन की परसेंटेज मिल जाएगी। आंसर 34 होगा। बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल थे। मतलब मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, बट बिल्कुल एकदम सीधे सीधे सवाल। मतलब समझ रहे कि हम अभी अगला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एक क्लास के बाद या आज ही शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व करेंगे। वो तो इतना मजेदार और इतने सवाल पूछ लिए उसने। हर साल हर टेस्ट में हर शिफ्ट में एक एक दो दो सवाल आ रहा है कि आप लिमिटिंग रीजन निकालो, आंसर निकालो, लिमिटिंग रीजन निकालो, आंसर निकालो, फटाफट। मतलब ऐसा जो बच्चा अगर थोड़ा भी क्लास में अटेंटिव है तो उसको करे कराए सवाल मिल जाएंगे ऐसे फटाफट। तो सब लोग इस और मैं इस वाले कॉन्सेप्ट पर जनरली मैंने देखा है बुक्स में भी इस कॉन्सेप्ट पर, यानी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि वो अज्यूम करके चलते हैं यार ये तो बच्चा समझ ही जाएगा ना यार, AgBr के 10 मोल है तो Br के भी 10 मोल होंगे। लेकिन मैंने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस दी है अपने पूरे टाइम पर। जितना भी टाइम पर मैं ये चैप्टर कराता हूं मुझे इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस दिखाई देती, और मैं इस टॉपिक पर कुछ अलग अलग तरह से सवाल बनाने की कोशिश भी करता हूं। तो मैं याद होगा हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड, या हीट लगाओ तो कितना पानी निकलेगा वगैरह वगैरह, इस पर्टिकुलर कैटेगरी पर, जिसमें आप एक सैंपल की इंफॉर्मेशन से इंडिविजुअल एटम्स की इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। इस पे हम लोगों ने टाइम दिया है, और IIT भी इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ रही है, और उसने भी इस चीज के ऊपर सवाल बनाने स्टार्ट किए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आसान है समझ रहे, मुश्किल नहीं है। लेकिन एक सीधा कॉन्सेप्ट है जो समझ में आना चाहिए कि अगर ब्रोमीन के 50 एटम यहां हैं तो वो 50 के 50 एटम यहां हैं, यानी जितने भी ब्रोमीन के मोल यहां होंगे उतने ही ब्रोमीन के मोल यहां से आए होंगे, जैसा कि सवाल कहता है। तो मैंने AgBr के अंदर ब्रोमीन के मोल निकाले और ये मोल ही यहां से निकल के आए होंगे, तो यहां पर ब्रोमीन का क्या वेट है वो मुझे पता चल गया, और ब्रोमीन के वेट से टोटल वेट को डिवाइड करके परसेंटेज मैंने कैलकुलेट। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। क्लियर है? जरा एक सेकंड में बच्चे बड़े कर दूं यार। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने जो कवर कर लिए हैं वो यही था। हमने सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व है वो की। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं, मोल्स की डेफिनेशन क्या निकल के आती है, मोल्स के कैलकुलेशंस के क्या क्या तरीके हैं, और फिर वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हमने की थी। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ने जा रहा हूं जो नया है, अलग है। वो क्या है सर? जिस तरह से आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइए, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो आपने मोल कॉन्सेप्ट का नाम कुछ और बताया था, आपने मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ही कुछ और बताई थी, और आज तक आपने वो काम नहीं किया। हमें ये नहीं समझ में आ रहा आप पढ़ा क्या रहे हैं, चल क्या रहा है। जब आपने चैप्टर के बारे में ये बताया था जो अभी मैं बोलूंगा, और तुम्हें शायद याद हो तुम में से कुछ लोगों को कि व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, तो उसका सर आपने बात कुछ और बोली थी, और आज जो है आप कुछ और बात कर रहे हैं। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब तक आपने जो बात बोली थी वो तो आपने एक बार भी नहीं पढ़ाई। तुम्हें याद है मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन में मैंने तुम्हें बताया था, मोल कॉन्सेप्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानी जाती है। कितना प्रोडक्ट बना, कितना बचा, हम कितने बनेंगे, तुम कितना बचोगे, वगैरह वगैरह, यानी किसी भी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनता है, कितना रिएक्टेंट बच जाता है, इस तरह की जो एनालिसिस है उसे मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। कि कुछ याद आ रहा है तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात? और आज तक हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन की कोई एनालिसिस नहीं की, हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी ही नहीं, एनालिसिस तो छोड़िए। इसलिए क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं। हम उस चीज पर भी आने वाले हैं, हम उस चीज पर भी आएंगे जो मोल कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, जिसको आप स्टोशियोमेट्री कहते हैं। अभी हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। उसको करने से पहले हम वो सारे टर्म्स सीखना चाहते हैं जो उन कैलकुलेशंस में यूज होती। जिस तरह से तुमने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, अब हम एक चीज और इसी के अंदर जोड़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज डेंसिटी। इस डेंसिटी का भी इस तरह के एनालिसिस में इस्तेमाल होगा, कहीं ना कहीं पड़ेगा, तुम्हें याद आएगी वो बात। हम यहां पर अब नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डेंसिटी। इस डेंसिटी के बारे में क्या बात करनी है, बहुत आसान।
इस डेंसिटी के बारे में हम ये सोच रहे हैं, सबसे पहले तो तुमसे ही पूछा जाए कि ये बताइए भाई साहब, डेंसिटी का क्या मतलब होता है। मैं तुम्हें अपनी तरफ से इतना बोल सकता हूं कि मैं सबसे पहले डेंसिटी जब डिफाइन करूंगा तो इसके दो फॉर्म्स के बारे में बात करूंगा। एक एब्सोल्यूट वे में डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे और एक रिलेटिव वे में डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तुम लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा है उसमें एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में बात की गई। तुम में से कोई बता सकता है कि किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी या डेंसिटी किसे कहते हैं? हाँ, मतलब मुझे लगता है तुम कम से कम और कुछ नहीं तो इतनी तो चीज तुम सब लोगों को याद होगी या तुम्हें बोलनी चाहिए कि किसी भी एब्सोल्यूट डेंसिटी या किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मैटर की, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, अगर आप उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वो मास बाय वॉल्यूम से निकलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, मास बाय वॉल्यूम। और एक चीज और भी लगता है वो ये कि सर ये मास बाय वॉल्यूम से अगर ये टर्म निकाल के लाएंगे तो इस यूनिट डेंसिटी की कोई ना कोई यूनिट भी निकल के आएगी, क्योंकि ऊपर मास होगा नीचे वॉल्यूम है तो कोई ना कोई यूनिट भी निकल के आएगी। यहां तक ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? अब मुझे सोच के जवाब देना। अच्छा एक चीज और, चाहे वो मास सॉलिड का हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, किसी के भी मास को किसी के भी वॉल्यूम से। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर मैं पत्थर हूं तो पत्थर के मास को पत्थर के वॉल्यूम से डिवाइड करिए, डेंसिटी आ जाएगी। अगर मैं लिक्विड हूं तो लिक्विड के मास को लिक्विड के वॉल्यूम से डिवाइड करिए, डेंसिटी आ जाएगी। अगर मैं गैस हूं तो गैस के मास को गैस के वॉल्यूम से डिवाइड करिए, डेंसिटी आ जाएगी। इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सर जिस चीज की डेंसिटी निकालनी है उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी दे दी जाती है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक। अगर तुम्हें ये बात क्लियर है, हालांकि मैं इस बारे में अभी एक दो बातें और कर रहा हूं, लेकिन तुमसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ठीक? और मुझे पता है कि तुम में से आधे लोग, बल्कि ऑलमोस्ट सारे लोग गलत बताओ। ये एक नमक का सोल्यूशन है। नमक समझते हो तुम लोग? NaCl मान लेते हैं। ये जो है मैंने एक नमक का सोल्यूशन ले लिया। कैसे बनाया होगा नमक का सोल्यूशन? आप घर में गए, आपने ग्लास में पानी भरा और उसके अंदर नमक थोड़ा सा घोल दिया, ठीक? अब नमक का अगर ये सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन की अपनी कोई डेंसिटी भी होगी, लिक्विड की डेंसिटी होती है। तो इस नमक के सोल्यूशन की मान लीजिए दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ नमक, ये हमारा नमक का सोल्यूशन है और इसकी डेंसिटी मान लीजिए हमें सवाल में दे रखी है, ऐसी बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए दिस इज 1.8 ग्राम पर ml। मान लीजिए दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ NaCl जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml, ठीक? तुम में से कोई भी आदमी मुझे, सिर्फ समझदार आदमी, ये बताए कि इस डेंसिटी या इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द डिटेल्ड एक्सप्रेशन, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट द डेंसिटी ऑफ दिस NaCl सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml। आप इसको डिटेल्ड वे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुझे बताइए। तुम सब गलत बताओगे, मुझे पता। सर इतने पार्टिकल्स ज्यादा हो गए इसमें पर ml। नहीं ऐसे नहीं, मतलब तुम बताओ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि किसी चीज की डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है, तो इसका क्या मतलब है ये बताओ। इसका मतलब सर 1.8 ml जो बाइल सॉल्यूशन है उसका वेट 1.8, वो कहते हैं 1 ml जो बाइल सॉल्यूशन है उसका वेट 1.8 ग्राम है। और कोई? नैतिक, लवली, लवली बोलो बेटा, क्या लगता है? कोमल, अक्षरा, हर्ष, अरे कुछ तो बोलो यार, ये क्या बात होती है? तो बोलना ही नहीं है, ये तो गलत है, कोई तो बोलो। आगरा सेंटर से कोई बोले। आगरा में माइक नहीं है यार, तुम लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते हो बस। तो 1.8 ग्राम वाटर का 1 ml वॉल्यूम। 1.8 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 1 ml है, ये कह रहे हो? यस सर। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। मतलब तुम, अच्छा एक चीज, तुम लोग जो भी सोच रहे हो कि एक तो पहली बात तुम जवाब नहीं दे रहे हो, एक तो ये घटियापन कर रहे हो, है ना? जवाब तो देना चाहिए, गलत सलत जैसा भी देना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यार ऐसा तो मैंने कुछ नहीं पूछा ना कि सर कैसी बात कर रहे हैं सर, ये इतना हाई लेवल है, डेंसिटी दे दी, आप पूछ रहे हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है? ये तो मानते हो 5वीं क्लास, 4वीं क्लास, 6ठी क्लास में ये सब चीजें पढ़ते हैं डेंसिटी का मतलब। तो ऐसा तो हमने कोई बवाल नहीं पूछ लिया तुमसे, तो इसका ये मतलब है कम से कम पार्टिसिपेट तो करना चाहिए आपको, कुछ तो बोलना ही चाहिए, कुछ तो बोलो, कुछ भी जो भी दिल करे।
एक बच्चे ने बोला, सबसे पहले बोला, फिर अभी भी एक बच्चे ने बोला, शायद थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन भाई बोला, बहुत अच्छी बात है, जो गलती है वो सही करेंगे। सर 1 ml सॉल्यूशन ऑफ NaCl का वेट 1.8 ग्राम है। ये कौन बोल? सर जो पर ml है उसमें 1.8 ग्राम, मतलब कि इस सॉल्यूट का ऐसा नमक 1.8 ग्राम घुला हुआ है, ये कह रहे हो? अच्छा। यस सर, सॉल्यूशन में, पर ml सॉल्यूशन में। और कोई पता है? कम हो गया, मतलब पर ml उतना स्पेस कम हो गया पार्टिकल्स का। सर सर इसमें पर ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम वाटर है और 0.8 ग्राम सॉल्ट है। नहीं 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 नहीं, दोस्त ये गड़बड़ है। वो इंदिरापुरम वाला बच्चा बोल, जरा फिर से बोल यार, क्या कह रहा है? सर मतलब उतना कंप्रेस और पार्टिकल कंप्रेस हो चुके हैं उसमें। दो लोगों ने आंसर सही दिया था अभी, जो सबसे पहला आंसर था वो भी सही था, और अभी मुझे लगता है शायद आगरा में एक बच्चे ने बोला था कि 1.8 ग्राम वेट होगा 1 ml NaCl सोल्यूशन का, बस इतना ही सही। मैं एक्चुअली, तुम लोग अगर सारे लोग पार्टिसिपेट करते ना इसमें, तो मैं तुम्हें ये दिखाता कि तुम में से बहुत सारे लोग एक आंसर जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए सारे लोग ये सोच रहे थे कि हम नया आंसर बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर अभी तक तैयार नहीं हुए, हाँ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब चलो हम नया तरह से सोचते हैं। अगर तुम सब लोग फटाफट आंसर देना शुरू करते तो ज्यादातर लोग एक ही आंसर बोलते, सर 1 ml सोल्यूशन में, हालांकि ये वाला भी आंसर दिया था तुम में से 2-3 लोगों ने, 1 ml सोल्यूशन में नमक का 1.8 ग्राम डिसॉल्व। ये हर्षदीप ने भी, हिमांशु ने भी यही आंसर दिया था, हिमांशुदीप ने, और कुछ और बच्चों ने भी इस बारे में सोचा था और बोला भी था कि 1 ml सोल्यूशन में 1.8 ग्राम नमक होगा। सर ये इसका मतलब, यानी इफ द डेंसिटी ऑफ नमक सोल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml, दैट मींस इन 1 ml सोल्यूशन यू हैव 1.8 ग्राम नमक। ये गलत है बेटा, बिल्कुल गलत। किसी भी सोल्यूशन की डेंसिटी को देखकर आप इतना जरूर कह सकते हैं कि इस सोल्यूशन में नमक और पानी दोनों है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितना नमक है और कितना पानी। समझिए, डेंसिटी देखकर ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नमक कितना है और पानी कितना। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं भाई साहब आपके अंदर नमक भी है, पानी भी है, नमक ज्यादा पानी कम, पानी कम नमक ज्यादा, ये सब हमें नहीं पता। आपकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml दे रखी है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वेट ऑफ 1 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज इक्वल टू 1.8 ग्राम, बस है, बस इसका ये मतलब, और कोई मतलब नहीं। अब तुम बताओ, ये जो लाइन मैंने लिखी इसको देखकर क्या तुम्हें पता चल गया कि नमक कितना है पानी कितना है? भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप इस बर्तन में से 1 ml सोल्यूशन लेके आए, ये लीजिए, ले लिया, उसमें नमक और पानी दोनों है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका टोटल वेट 1.8 ग्राम है, टोटल। अब इसमें कुछ वेट नमक का है, कुछ पानी का है, मुझे नहीं पता नमक कितना है पानी कितना है। लेकिन जो बच्चा ये कह रहे थे, या जो बच्चा ये कह रहा था, हिमांशु जरा समझना, हिमांशु ये कह रहा है कि सर इसका मेरे हिसाब से मतलब क्या है कि 1 ml के अंदर नमक 1.8 है। तो हिमांशु, तुम्हें तो ये पता चल गया कि 1 ml के अंदर नमक 1.8 ग्राम है, दैट मींस आपको ये पता चल गया कि कितना नमक और कितना पानी है। बात समझ रहे हो? जबकि आप कभी भी डेंसिटी को देखकर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेटा। डेंसिटी को देखकर ये कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आपके सोल्यूशन में नमक कितना है और पानी कितना है। आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि भाई हमारा सोल्यूशन जो है, अगर उसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है, तो दैट मींस द वेट ऑफ 1 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज 1। अगर मान लीजिए इस पेन की डेंसिटी 5 ग्राम पर सीसी या 5 ग्राम पर ml, इसका क्या मतलब है? सर इस पेन के अगर आप 1 ml को ले, यानी इस पेन का वॉल्यूम अगर आप 1 ml लेते हैं, तो उसका जो वजन आएगा, वो वजन जो है वो 5 ग्राम आएगा बस। अब उसमें इंक भी है, उसमें ढक्कन भी है, उसमें चम्मच भी है, हमें इससे मतलब नहीं है। सर टोटल वेट 5 ग्राम आएगा 1 ml पेन का, बस। उसमें क्या क्या है, कितना है, ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल यही चीज डेंसिटी के लिए भी बोली जाती है। यानी अगर किसी सोल्यूशन की डेंसिटी आपको 1.8 ग्राम पर ml दे रखी है, तो दैट मींस द वेट ऑफ 1 ml ऑफ द सोल्यूशन इज 1.8 ग्राम व्हिच कंटेन्स नमक एंड वाटर बोथ। कितना नमक कितना पानी मुझे नहीं पता। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि वेट इन 1 ml सोल्यूशन यू हैव 1.8 ग्राम ऑफ नमक, दैट मींस वो ये जानते हैं कि नमक कितना है और पानी कितना है। उसे डेंसिटी नहीं, उसे कंसंट्रेशन बोलते हैं सोल्यूशन की, जो आगे हम पढ़ेंगे। सब लोग समझ गए इस बात को? यानी सिर्फ इतनी सी बात बोलनी थी कि अगर आप कोई भी मैटर ले लें, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अगर आप उसकी डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके ये काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें एक लाइन और जोड़ रहा हूं, वो क्या है? गैस की डेंसिटी अगर मुझे निकालनी हो, देखो ये चीज सबके लिए नई है, बहुत ध्यान से एक बार नोट भी कर लेना और याद भी रखने की कोशिश करना। तुमने कभी नहीं पढ़ी ये वाली बात। अगर किसी गैस की भी डेंसिटी तुम्हें निकालनी, ठीक, मान लीजिए जैसे ऐसे बोल देते हैं, ये गैस, ठीक है, ये गैस, मैंने एक पर्टिकुलर गैस का ये वॉल्यूम,
ठीक, अब बताओ इस गैस की वॉल्यूम का, इस गैस की डेंसिटी कैसे निकालूं? क्या करूं बताओ? इस गैस का मास ले लेता हूं, ठीक, और इसका वॉल्यूम ले लेता हूं, तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी निकाल लूंगा। क्लियर है सर? किसी भी मैटर की डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से निकलती है, इसमें क्या सोचना? हाँ सर बिल्कुल सही। इसमें एक लाइन मैं ये जोड़ रहा हूं कि किसी भी गैस की डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से निकलती है, बिल्कुल सही। गैसेस की डेंसिटी निकालते वक्त मास बाय वॉल्यूम तो कर सकते हैं आप, साथ ही साथ एक और काम कर सकते हैं, और सिर्फ गैस की बात कर रहा हूं। गैस की एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने के लिए मैं एक काम और कर सकता हूं, और वो ये है, आइडियल किसी भी गैस के लिए, अब ये सिर्फ तुम्हें याद रखना है, अभी कोई मुझसे कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मैं वो तुम्हें अभी जवाब दे नहीं पाऊंगा, ना तुम समझ पाओगे। आइडियल गैसेस के लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई है, और वो है PV इज इक्वल टू nRT। मैं तुम्हें बताता हूं इसका क्या मतलब। सब लोग ये जानते हैं कि गैस का अपना एक प्रेशर होता है, गैस का अपना प्रेशर है, दिस इज प्रेशर ऑफ अ गैस। गैस जिस कंटेनर में ली गई है वो उसका वॉल्यूम होगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, जिसको कंटेनर का वॉल्यूम भी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। N वो गैस के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ गैस। और जो हमारा R है वो हमारा एक गैस कांस्टेंट है, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है, सारी गैसेस के लिए ये वैल्यू फिक्स होती है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। और जो T है मेरा, वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन वाला टेम्परेचर। यानी अगर मैं किसी भी गैस की डेंसिटी निकालना चाहता हूं तो मैं PV इज इक्वल टू nRT का इस्तेमाल करूंगा। कैसे करूंगा मैं अभी तुम्हें बताता हूं। ये PV इज इक्वल टू nRT वो गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को आपस में लिंक करने की एक आइडियल गैस इक्वेशन है। आपको ये आइडियल गैस इक्वेशन याद रखनी है। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ जगहों पर यह तक लिखा गया है, या कुछ जगहों पर यह बोलते हैं, जैसे मैं जहां पहले पढ़ाता था वहां पर ये लिखा गया है, या हमसे कहा जाता था कि फर्स्ट में जब बच्चा 11th में आएगा तो आप आइडियल गैस इक्वेशन का नाम मत लीजिए, आप सिर्फ उसको इतना बता दीजिएगा किसी भी गैस की जो डेंसिटी होती है वो इस तरह से निकाली जाती है, बस आप ये PV and RT वगैरह लिखकर उसको कुछ परेशान मत करिए। लेकिन फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं PV and RT अगर लिख देता हूं और तुम सिर्फ इतना याद कर लेते हो कि गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर भी उसकी डेंसिटी को गवर्न करता है। तुम खुद अकल लगाओ ना यार। यहां से बताओ, अब मैं डेंसिटी निकालता हूं, बताओ कैसे निकालूंगा। क्या तुम मानते हो किसी भी गैस की डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के लिए सही है फॉर्मूला? किसी भी मैटर के लिए मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सही है, तो गैस के लिए भी सही होगा। तुम बताओ मास बाय वॉल्यूम कैसे निकलना है यहां से? अरे तुम ये बताओ मोल्स को कैसे लिखते हैं? मोल्स होता है सर वेट अपॉन वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। बताओ ठीक है ये? यस सर। ये तो सारी दुनिया जानती है, जो हमारे मोल्स होते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से निकाले जाते हैं। अब तुम बताओ व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम? किसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें? W/V तो चाहिए। W इज द मास ऑफ द गैस एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। व्हाट इज W/V? W/V की वैल्यू आ गई PM/RT। क्लियर है ये? एंड दिस PM/RT विल बी डेंसिटी ऑफ द गैस। यानी मैं तुम्हें अपनी तरफ से सिर्फ एक लाइन और जोड़ के बताना चाह रहा था कि हर मैटर की एब्सोल्यूट डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से ही निकलती है। गैसेस के लिए वही मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू PM/RT भी होती है। और तुम क्लियर समझते होगे, अगर गैस का प्रेशर बढ़ेगा, देख लो जरा, अगर गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, दबाओगे, तो डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी। अगर गैस मोटी है, गैस के मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा हुई या कम हुई? सर तो भी ज्यादा हुई। ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहीं अगर दिस R इज अ कांस्टेंट, अगर कहीं गलती से गैस में आग लगा दी तो सर, अगर आप गैस में आग लगाएंगे तो वो एक्सपैंड करने लगेगी, और अगर वो एक्सपैंड करने लगेगी तो उसका डेंसिटी कम। यानी टेम्परेचर के साथ आप उल्टा रिश्ता रखते हैं, प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट के साथ आप सीधा रिश्ता रखते हैं। यानी दिस, और कोई कहे सर ये देखिए नया फॉर्मूला, नया नहीं है, दिस अगेन वही मास बाय वॉल्यूम। ये वही मास बाय वॉल्यूम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन गैसेस के लिए मास बाय वॉल्यूम को एक और फॉर्म दिया गया है, एंड दैट इज PM/RT। यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी किसी भी मैटर के लिए एक ऐसी डेंसिटी है जो उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाली जा सकती है। अगर आप किसी गैस की बात कर रहे हैं तो उसकी भी एब्सोल्यूट डेंसिटी उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाली जा सकती है। मैं सिर्फ एक बात और याद कर रहा हूं कि मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू किसी गैस के लिए वो PM/RT से भी डिफाइन होती है। अब तुम बताओ, क्या ये चीज पेन के लिए बोल सकता था PM/RT? द डेंसिटी ऑफ दिस पेन इज PM/RT? कैसे बोल सकते सर? इसका क्या प्रेशर, क्या बातें कर रहे हैं बेकार की? ये तो गैस के लिए है ना सर। गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर, इसके लिए बातें मत करिए। यानी गैसेस स्पेस की बात कर रहे हैं, गैसेस के लिए मास बाय वॉल्यूम को एक और फॉर्म दिया गया है, दैट इज PM/RT। क्लियर है?
यस सर। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात है, और ये भी समझ में आ रहा है कि सर इसकी अपनी प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए। किसी भी सब्सटेंस की जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी वो मास बाय वॉल्यूम से निकाली जाएगी, मास की यूनिट रखी जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट रखी जाएगी, दोनों को डिवाइड करके अपना मस्त डेंसिटी की यूनिट आ जाएगी। चलिए छोड़िए, अब आते हैं सर रिलेटिव। ये सारी डेंसिटी जो है हमने पहले पढ़ी थी सर, ये वाला मास बाय वॉल्यूम वाले हमने कई सवाल किए हैं। ठीक, अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसके नाम से क्या लगता है? रिलेटिव डेंसिटी के नाम से क्या लगता है? यह सबने नोट कर लिया, इसको हटा दे भाई हम। इसके नाम से क्या लग रहा है? किसी सब्सटेंस की डेंसिटी किसी और सब्सटेंस की डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। रिलेटिव का मतलब ही यही लगता है कि किसी की किसी के रेस्पेक्ट में, यानी रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है किसी एक चीज की डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जा रही। बिल्कुल सही। एक चीज तो क्लियर हो गई सर, इसकी यूनिट नहीं होगी। बताओ मानते हो? क्योंकि सर ऊपर भी डेंसिटी आएगी, नीचे भी डेंसिटी आएगी। मेरी डेंसिटी उसकी डेंसिटी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो डेंसिटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। सो अल्टीमेटली रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस नंबर। ठीक, अच्छा चलिए ठीक है। अब इस रिलेटिव डेंसिटी के मैं 3 नाम लिख रहा हूं, और तुम सब भी उन 3 नामों को याद रखोगे। और ये हमने देखा है कि ये कई बार, इस बार तो खैर जेईई के पेपर में मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई डेंसिटी के ऊपर भी सवाल आया था। और ये अक्सर मतलब सर हर पेपर में, चाहे एडवांस लेवल हो चाहे मेंस लेवल हो, कोई भी एग्जाम हो, ये डेंसिटी को लेके कहीं ना कहीं सोल्यूशन फेज के सवाल बनाते हैं। तो तुम, मेरा सजेशन है कि तुम इस बात को सब लोग याद रखो। मैं सबसे पहली रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करने जा रहा हूं, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मेरी पहली रिलेटिव डेंसिटी है। चलिए सर, अगर ये रिलेटिव डेंसिटी है तो इसका मतलब ये किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी। बिल्कुल, ये वाटर के रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिसकी भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पानी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यह है रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की। इस बार उसका नाम रखा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी किसी भी सिस्टम की डेंसिटी अगर वाटर के रेस्पेक्ट में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाली जाए तो वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानी जाती है। तो मैंने कहा यार ये बताओ, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो फिक्स ही होती होगी ना? कह रहा वो वैल्यू तो फिक्स होती है। तो मैंने कहा वो वैल्यू भी तो बता दो, ताकि वो वैल्यू रख देंगे। और मजे की बात क्या है, वो वैल्यू जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। 1 ग्राम पर ml। अरे भाई, इस बार तुम लोगों ने टेस्ट, संडे को टेस्ट हुआ था कि नहीं तुम्हारा? यस सर। है, कुछ किया था? यस सर। कुछ नहीं किया था? क्या नंबर आए? बोलो बोलो वैभव, यस सर। कितने नंबर? केमिस्ट्री में बोला है। केमिस्ट्री में 5 नंबर? नहीं सर, फुल केमिस्ट्री में बोला है। अच्छा, और बाकी जो दोस्त है तुम्हारे आसपास वाले, वो पेपर दे पाए थे? देखो पेपर जरूर दिया करो। देखो ऐसा है, बिल्कुल इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं होती। आप पेपर जरूर दिया करिए। नंबर कम ज्यादा होते रहेंगे यार, इतने सारे टेस्ट होंगे, क्या टेस्ट के नंबरों से घबराओगे? पागल हो क्या यार? हर हफ्ते टेस्ट, तुम देख नहीं रहे हो? हर हफ्ते टेस्ट का ड्रामा होगा, हर हफ्ते टेस्ट का ड्रामा होगा। हर चौथे दिन, 10वें दिन, 12वें दिन टेस्ट हो रहा है। हम सारा सब टेस्ट से घबराते। अब तो तुम पागल हो क्या? आज खराब आएंगे, कल खराब आएंगे, परसों खराब आएंगे, 100 सैकड़ों टेस्ट होने। अरे तो सीधे भी तो आएंगे ना, अच्छे भी तो आएंगे, लेकिन ये तब जब देते रहोगे टेस्ट। अगर टेस्ट से घबराओगे ना तो मजा नहीं आएगा। सारे बच्चे टेस्ट जरूर दिया करें। इनफैक्ट कभी कभार तो ऐसे भी दिया करें, मतलब हम, मेरी बात को सीरियसली मत लेना, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह हूं और मुझे, मेरी तैयारी जब मैंने की थी तब मेरे साथ इतना ड्रामा नहीं होता था जितना तुम लोग के साथ हम करते हैं। समझ रहे हो कि हर चौथे दिन टेस्ट और डीपीपी और फलाना पीपी, ये सब कुछ नहीं होता था। खुद पढ़ लो साला, पढ़ना पढ़ो, नहीं ऐसी तैसी तुम्हारी। ये होता था हमारे मास्टर तो ये कहते थे, पढ़ना पढ़ लो, नहीं ऐसी तैसी। 15 दिन में 20 दिन में ऑर्गेनिक पढ़ा के चली गए, खत्म हो गया। 15-20 दिन हम समझ में नहीं आ रहा है कि यार टीचर ने कहां से शुरू किया, कहां खत्म कर दी, और कह रहा है कि ऑर्गेनिक खत्म हो गई, स्टाइल में ऑर्गेनिक खत्म कर दी। कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आईआईटी का पेपर, अब इसका मतलब कैसे करेंगे? 2 रास्ते, हमसे नहीं होगा, पेन रख दो, या फिर नहीं हमें तो करना, ऐसी की तैसी मास्टर की सलाह हम खुद करेंगे। खुद ही करा होगा, कैसे ना कैसे करके सिलेक्ट हो गया, अपना जुगाड़ लगाया, बात खत्म। तो उतना ड्रामा अब जो तुम्हारे साथ हम कर रहे हैं, उतना ड्रामा पहले नहीं होता। तो हम तो तब भी इस तरह की हरकतें कर लेते थे कि यार ऐसा है, देखो परसों टेस्ट है, हमने एक आध टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर ली थी आखिर में, तो परसों टेस्ट है,
फिजिक्स का ये सिलेबस है, फलाना ये सिलेबस है, क्या करें, तो सिर्फ ये कर लेते हैं यार, इधर कई दिनों से फिजिक्स में थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा रखा है, तो जो टेस्ट होगा उसमें 2 घंटे के पेपर में या 3 घंटे के पेपर में, पूरे पेपर में फिजिक्स करेंगे। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यही तो पड़ेगा, नंबर खराब आएंगे। अरे तो ठीक है साला, इतना टेस्ट दे रहे हैं और एक आध नंबर खराब आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो बोले सर हमने उस दौर में भी, जब टेस्ट कम देते थे, उस दौर में भी ये सब हरकतें की हैं कि भाई ऐसा हमने फिजिक्स की तैयारी तगड़ी कर रखी है, हम फिजिक्स फोड़ के आएंगे ऐसे, तो पता चला फिजिक्स ही फोड़ के चले आए। तो उससे भी अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि जो पढ़ा वो पूरा प्रोड्यूस कर दिया, वो भी कॉन्फिडेंस देता। तो तुम्हारे लिए मैं ये कह रहा हूं यार, इतने टेस्ट होंगे, अपना एक्सपेरिमेंट करने का यही तो टाइम होता है, समझो बात को। क्या तुम्हें लगता है आईटी पेपर में, सर हम आईटी पेपर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारी फिजिक्स अच्छी, हम पूरा पेपर फिजिक्स से करके आएंगे? अबे पागल हो क्या? आईटी पेपर में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो करना अभी करो तब थोड़ा किया जाएगा। अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं सर, अगर सोचो आधा घंटा ये कर दें, आधा वो कर दें और 2 घंटा यहां लगा दें, या सर फिजिक्स के पेपर को कम टाइम दे दें उसको। जो सोचना है यार, समझो बात को, जो करना है वो यहां कर लो, कोई कुछ नहीं कह रहा, समझो बात को, यहां सब कर सकते हो तुम, सब जुगाड़बाजी। उसके बाद जब कई बार जुगाड़बाजी लग जाएगी, तब एक सही रास्ता भी तो निकल के आएगा ना। नहीं यार, ये तरीका ठीक नहीं है यार, कि सर 1 घंटा फिजिक्स करते हैं और 1.5 घंटा केमिस्ट्री करते हैं और आधा घंटा मैथ्स करते हैं, सर ये ठीक नहीं है सर। बुरी बैंड बजी है, देखिए सर बैंड बज गई हमारी, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया। अब सोचो यही बैंड तुम्हारे आईटी पेपर में बजी होती तो किनकी बच सकती है? जो आईटी का ही पेपर देने के लिए बैठे हैं, जो रेगुलर बेसिक्स पे टेस्ट देते रहेंगे, वो कर चुके सब करने के बाद उन्होंने एक नतीजा ये निकाला है, सर सबसे अच्छा तरीका लगता है 50 मिनट केमिस्ट्री, 50 मिनट फिजिक्स और 50 मिनट मैथ्स, सर ये सबसे अच्छा तरीका है। अरे तो बेटा आधा घंटा क्या झक मारोगे? नहीं 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 सर, उन बचे हुए आधे घंटे में हम जो सवाल छूट रहे थे हमारे, जो हम कर सकते थे, जिनको हमने मार्क कर रखा है, उनको अटेम्प्ट करेंगे सर। हमें लगता है सबसे अच्छा तरीका होगा, एक भी आसान सवाल नहीं छूटेगा और जो थोड़े बहुत मुश्किल सवाल होंगे वो भी निपटा देंगे। बेस्ट रिजल्ट शायद ये मैंने अपना तरीका बताया तुम्हें, लेकिन ये तुम्हारे अपने तरीके होंगे, तो तुम टेस्ट से ही ये सीख सकते हो। इस बार जैसे वैभव बता रहा है, उसने नंबर अच्छे लिए, केमिस्ट्री में अच्छे आ गए, सारे सब्जेक्ट में इसके अच्छे नंबर मान लो आ गए, तो ऐसे में भी मेरा सजेशन ये है तुम लोगों के लिए कि भाई ऐसा हो सकता है कि कुछ इस बार भी कमी हो। कमी क्या हुई सर? केमिस्ट्री में तो फुल आ गए सर, मैथ्स में 4 नंबर कम हो गए, तो वो कम क्यों हुए, उससे कुछ आइडिया लगेगा। अगली बार हो सकता है मैथ्स में अच्छा आ जाए, केमिस्ट्री में कम। इसलिए जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे थे या पढ़ रहे थे, उन्होंने अगर टेस्ट नहीं दिया है तो यार ये बहुत बड़ी कमी है यार, टेस्ट जरूर देना। और किसी ने लवली टेस्ट दिया था तुमने? यस सर। पास हुई तुम? यस सर, कुछ रैंक थी उसमें, मतलब। अच्छा रैंक भी आई है? यस सर, ये नहीं पता कि टोटल बच्चे कितने थे, लेकिन एक में 247 थी, मतलब जो मेंस वाले में थी। अच्छा, तो वो बेकार रहा, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं था फर्स्ट टाइम। तो क्या इसमें एडवांस का भी लिया था पेपर हमने? यस सर, मेंस का लिया था, मेंस एडवांस वाला था और एक एनसीईआरटी वाला था। हाँ नहीं हम मेंस वाली बात कर रहे हैं। तो मेंस में भी तुम्हारे केम में कितने मार्क्स आए बेटा? ठीक थे नंबर या तुम्हें गलती अपनी पता चल गई? यस सर, पता पड़ गई सर, मतलब जो गलत है वो मैंने सोल्यूशन भी देख लिया, वो नीचे आंसर की लिखा आता है। तो क्या ऐसी भी चीजें थी जो तुम गलत कर सकते थे या सही नहीं कर सकते थे? यस सर, कुछ थे ऐसे क्वेश्चन जो मतलब मेरे से नहीं हो पा रहे थे। अच्छा हाँ, कुछ में सिली मिस्टेक्स भी हो गई थी, मतलब आते आते भी गलत हो गया था। अब तो देखो तुमने लवली, देखो तुमने पेपर अटेम्प्ट किया, तुमने खुद तो रियलाइज किया ना कि सर 2-4 सवालों में सिली मिस्टेक्स हो गई, तो कम से कम यही चीजें अच्छी हैं यार। भाई ऐसा तो है नहीं कोई तुम्हें, या सब कोई भी बच्चा, मैं लवली से बात नहीं कर, सबसे कह रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं कोई मारपीट करने लगेगा कि साले तुमने सिली मिस्टेक कैसे कर दी। तो भाई ये सब कमियां हैं, ये कमियां दूर हो जाएंगी हमारी। इसलिए पेपर में टेस्ट, जब भी टेस्ट हो, चाहे जैसे हो, चाहे तैयारी हो ना हो, टेस्ट जरूर देना सब लोग, ठीक है ना। उससे फायदा होता है यार, बहुत फायदा होता है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने टेस्ट दिया, मुझे लगता है काफी लोगों ने दिया होगा, जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया ना, उनको एक चीज समझ में अंदर से ये आ रहा होगा कि यार चलो ठीक है, हमारे नंबर ऐसे नहीं आए कि सर हमारे जो है 400 नंबर में 500 नंबर का पेपर था तो 500 में 500 आ गए, लेकिन सर अगर हमारे 200 भी आ गए, 220 भी आ गए, सर अंदर से ना एक आवाज आ रही, आवाज आ रही कि कर लोगे बेटा, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर तो लोगे। अगर इतनी आवाज आने लग जाए तो तुम्हें नहीं लगता यार ये फर्स्ट टेस्ट का पर्पस सॉल्व हो गया? बस समझिए, आज वैभव को कोई जाके वहां माला पहनाने जा रहा है, वैभव तुमने कमाल कर दिया, तुमने केमिस्ट्री में टॉप ना है, सिर्फ उसको अंदर से ये अच्छा लग रहा है, ठीक है करूंगा, कर सकता हूं। ऐसे ही मैं उन सब बच्चों से भी कह रहा हूं जिनके नंबर पूरे नहीं आए, कम आए, आधे आए, चौथाई आए, उनको भी ये लगना चाहिए नहीं ऐसा नहीं है, पहला टेस्ट था, ठीक है जितना पढ़ा था उस हिसाब से ठीक आ गया, हम भी फोड़ेंगे। यही पर्पस होना चाहिए टेस्ट का, बस, और कोई पर्पस नहीं। इसे बिल्कुल मत छोड़ा करो कोई भी बच्चा, ठीक है ना। तो बहरहाल तो मुझे इसलिए ये टेस्ट वाली बात याद आ गई, क्योंकि मुझे लगता है मैंने पेपर में जब मैंने बाद में देखा था तो एक सवाल पानी का था, जिसमें पानी का वॉल्यूम था, जिसमें पानी का वेट चाहिए था,
तो शायद डेंसिटी मुझे 1 ग्राम पर एमएल लेनी थी, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, शायद कहीं देखा है मैंने तुम्हारे पेपर में या किसी और पेपर में देखा था। वैभव, था कोई इस तरह का सवाल जिसमें पानी का वॉल्यूम से वेट चाहिए होता है? यस सर, आपने बताया नहीं था क्लास में। बताया था पहले सर क्लास में आप ये बता चुके कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा। से 1 ग्राम एमएल। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वही मुझे एकदम से याद आ गई बात। बहरहाल, तो यहां पर देखो करना क्या है कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो उसकी डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, मजे की बात क्या है, पानी की डेंसिटी 1 होती है। अरे तो सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं? किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करने से क्या उखाड़ लेंगे आप? अरे उखाड़ कुछ नहीं लेंगे, नंबर वही रहेगा लेकिन यूनिट तो कट जाएगी। बताओ, समझे बात को? भाई यूनिट तो क्या, अरे मान लीजिए किसी भी चीज को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ग्राम पर एमएल और ग्राम पर एमएल तो कैंसिल हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो न्यूमेरिकली वाइज तो डेंसिटी के बराबर ही है, वही एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर, लेकिन उसकी यूनिट नहीं है कुछ। बताओ मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस पेन की डेंसिटी जो है वो 5 ग्राम पर एमएल, बताइए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? तो क्या आंसर लिखोगे? तो उसका आंसर 5 हो गया। उल्टा करते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, बताओ इसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी कितनी है? सर 5 ग्राम पर एमएल। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर मैं आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी दे सकता हूं और एब्सोल्यूट डेंसिटी देकर मैं आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ सकता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकली दे बोथ आर सेम, द डिफरेंस इज इन ओनली यूनिट। दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिट लेस नंबर न्यूमेरिकली व्हिच इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर? अगर किसी को जरा सा भी शक हो रहा हो तो यहां पर एक लाइन में एक सवाल छोटा सा लिख लो ताकि गलती ना हो। क्वेश्चन ले लेते हैं, डेंसिटी, नहीं नहीं नहीं, अच्छा सवाल बनाते हैं, सोचते हैं, एक सेकंड कुछ अच्छा सोच के देखते हैं। ये सवाल ले लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे भी लिखा मिलता है, मैंने देखा किताबों में या एग्जाम में भी, एसपी और .gr, तो पहचान लेना तुम इस बात को कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ NaCl solution is 1.3. Find out the weight of NaCl नहीं बन पा रहा है, एक सेकेंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक NaCl सोल्यूशन की दे दी गई है, ऐसे ले लेते हैं, सोल्यूशन इज 1.3, फाइंड आउट द वेट ऑफ NaCl in its 300 ml solution in which weight of water is 300 ग्राम। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही बना है कि नहीं बनाया। एक बार चेक करते हैं जरा। सवाल यह है कि मेरे पास एक नमक का सोल्यूशन है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.3। वो पूछ रहा है कि भाई ये बताइए, अगर इस नमक के सोल्यूशन का 300 ml ले लिया जाए जिसमें पानी का वेट 300 ग्राम, तो बताइए नमक का वेट कितना? सही सवाल है ना, फाइंड आउट द वेट ऑफ नमक। हाँ बताइए, मैंने 300 ml का सोल्यूशन ले लिया है, इस 300 ml सोल्यूशन में पानी का वेट 300 ग्राम, आपको बताना है नमक का वेट कितना। बड़ा आसान सवाल है, लेकिन ये वही कर पाएगा जिसको ये सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। बस बाकी हम खुद कर लेंगे। सर सब लोग समझ गए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी है? नहीं, ये तो गलत समझ गए तुम। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी निकल आएगी, ये तो समझ गए। यानी ये तो सब लोग समझ गए कि इफ द नमक सोल्यूशन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.3, तो दैट मींस डेंसिटी ऑफ दिस नमक सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्ट सोल्यूशन, ये 1.3 ग्राम पर एमएल होगी। क्लियर है ये? सब लोग देखो, यही मेन पर्पस है हमारा, इतना ही पर्पस है हमारा कि हमें ये आज ये समझ में आ जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी और डेंसिटी से स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिंक कैसे करते हैं। न्यूमेरिकली दे बोथ आर सेम, द डिफरेंस इज इन ओनली यूनिट।
the specific gravity has no unit because it is a relative density, and the density which is absolute density, it has proper unit of mass and volume. ठीक, तो अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 दे रखी है तो आपको इनडायरेक्टली डेंसिटी दे रखी है 1.3 ग्राम पर एमएल। चलिए ठीक है, क्या मतलब होता है इसका 1.3 ग्राम पर एमएल? 1 ml सोल्यूशन का भार कितना? 1.3 ग्राम। और तुम्हारे पास सोल्यूशन कितना है? 300 ml। तो क्या तुम 300 ml सोल्यूशन का भार निकाल सकते हो? अरे सर ये तो बचपन में करा था, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हमने सोल्यूशन का मास निकाल लिया। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 300 ml वॉल्यूम हो गया और 1.3 ग्राम पर ml डेंसिटी हो गई। ml से ml कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा? 390 ग्राम। ठीक कर रहे हैं? यस सर। ये तो सर टोटल सोल्यूशन का मास है। उसमें सोल्यूशन में 2 लोग होते हैं, एक पानी होता है और एक नमक होता है। अरे तो बेटा पानी तो दे दिया, तो फिर नमक बच गया कितना? 90 ग्राम। समझ गए बात को? यानी अगर आपको वेट ऑफ सॉल्ट निकालना हो तो वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 390, और उसमें यहां पर पानी लिखना चाहिए, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसको आप पानी कहते हैं। तो यह आ जाएगा 390 माइनस 300 एंड दैट इज 90 ग्राम, यानी 90 ग्राम आपका नमक है। अब इस सवाल में कुछ खास दम नहीं है, मतलब समझो कुछ खास बात नहीं। खास बात सिर्फ इतनी है कि एक वो बच्चा जिसने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा, वो शायद सिर्फ यही सोचता रह जाएगा यार ये है क्या। कोई अगर हल्का सा भी इशारा कर दे अभी इसी को डेंसिटी ले ले डेंसिटी, तो शायद वो सवाल कर लेगा, क्योंकि सवाल में कोई दम नहीं। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपने सोल्यूशन का मास निकाल लिया और इस सोल्यूशन के मास में से पानी के मास को माइनस करके उसमें से नमक का मास निकाल लिया। ये कोई कलाकारी नहीं किया आपने, बड़ा आसान। क्लियर है? आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? ये इंदिरापुरम वाला बच्चा दोस्त समझ में आ गया दोस्त? ठीक। और ये बाकी लोग जो बैठे हैं, नैतिक, अशरफुल, समझ में आया बेटा? कोमल? यस सर। कोमल समझ में आया? यस सर। याशिका? अक्षरा? यस सर। चलिए अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये हमारी पहली रिलेटिव डेंसिटी। चलिए एक बात और कर लेते हैं, अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी डेंसिटी की तरफ चलते हैं। दूसरी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? वो भी रिलेटिव डेंसिटी है लेकिन हम उसको किसी और तरह से डिफाइन कर रहे हैं। दूसरी बात करने जा रहे हैं इसी के अंदर, रिलेटिव डेंसिटी। ये दूसरी बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रेस्पेक्ट टू गैस 2। ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी। मेरे ख्याल से नाम तो तुम समझ ही गए होगे कि ये रिलेटिव डेंसिटी है। किसी एक गैस की दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में अगर आप डेंसिटी कर रहे हैं तो ये रिलेटिव डेंसिटी मानी जाएगी। किसकी? दिस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रेस्पेक्ट टू गैस 2। बताओ इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जल्दी से बता दो। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2। क्लियर है ये? So this is relative density of gas 1 with respect to gas 2। अच्छा खत्म हो गई बात, इतनी बात करनी थी सर। लेकिन आपने एक बात बताई थी, किसी भी गैस की डेंसिटी को PM/RT से डिफाइन किया जा सकता है, अभी बात हुई थी हमारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहली गैस की बात कर रहा हूं तो पहली गैस की डेंसिटी को प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय R इंटू टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट गैस लिख सकता हूं कि नहीं? और यही चीज अगर मैं सेकंड गैस के लिए लिखना चाहूं तो प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस डिवाइडेड बाय R इंटू टेम्परेचर ऑफ सेकंड गैस लिख सकता हूं कि नहीं? इसमें वो आदमी जो आदमी कॉमन है वो दुनिया जानती है सर, आपने बताया था R इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तो हर जगह सेम होगा, चाहे गैस आप हो चाहे गैस मैं हूं। अगर हम दोनों आइडियल हैं तो हम दोनों लोगों के लिए R की वैल्यू फिक्स होगी, वो कैंसिल हो जाएगी। और कैंसिल होने के बाद सर एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिखाई देता है, P1M1T2 डिवाइडेड बाय P2M2T1। यानी किसी भी एक गैस की डेंसिटी को अगर दूसरी गैस के रेस्पेक्ट में निकाला जाए तो वो अल्टीमेटली P1M1T2 अपॉन P2M2T1 से कैलकुलेट किया जाता है। आप मुझे दोनों गैसेस के प्रेशर बता दीजिए, दोनों गैसेस का नाम बता दीजिए और दोनों गैसेस के टेम्परेचर बता दीजिए। मैं यहां पुट करके आपको मस्त फटाफट एक गैस की डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करके बता सकता हूं। बताओ सब लोग कर सकते हैं? कोई सोच के बताएगा मुझे कि प्रेशर की क्या यूनिट रखी जाएगी? यहाँ है
गजब आदमी हो। अरे कुछ भी रख दो, ओए, जो ऊपर वाली की रखो वही नहीं। ओहो, समझे कि नहीं बात को? वो तो कैंसिल होनी है ना। यूनिट सेम रख देंगे बस। सर ऊपर प्रेशर की जो यूनिट रखेंगे वही यूनिट नीचे रखेंगे, ऐसा नहीं है सर ऊपर पास्कल चल रहा है नीचे एटीएम में बातें चल रही। नहीं 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 सर, जो यूनिट ऊपर रखेंगे गैस की, जो सवाल में दी जाएगी वही रख देंगे, बस बात खत्म। समझे बात को? इसमें कोई, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिलेटिव डेंसिटी है, फाइनली ये यूनिटलेस आएगी, और यूनिटलेस से तभी आएगी जब सारी यूनिट्स एक जैसी होंगी। यानी ऊपर प्रेशर की यूनिट, नीचे प्रेशर की यूनिट, ऊपर मॉलिक्यूलर वेट, नीचे मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर का टेम्परेचर, नीचे का टेम्परेचर, जब ये सेम यूनिट में रखे जाएंगे तो सब कट कटाने के बाद एक नंबर निकल के आएगा जो एक गैस की डेंसिटी को दूसरी गैस की डेंसिटी के साथ डिफाइन करेगा। क्लियर है ये? लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा ये जो पहला चैप्टर, इस पहले चैप्टर में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। क्यों? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस क्लास में पढ़ाया ही नहीं जाना था। ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो गैसियस स्टेट में पढ़ाया जाएगा, जो हमारा 5वां चैप्टर होगा। इसका मतलब सर फिर आप इतना टाइम पास क्यों कर रहे थे? हम इसलिए आप बताते हैं तुम्हें इतना टाइम पास क्यों कर रहे थे, क्योंकि इस क्लास में या इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो बच्चों को समझ में ही तब आएगा। फिर भैया अगर आप ये सब नहीं बताएंगे तो उनको रटा देंगे कि रट लो रट लो रट लो। आज मैं जो लिखने जा रहा हूं, जो फॉर्मूला मुझसे कहा गया है बताने के लिए, या जो किताबें कहती हैं या जो लोग करते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होगा, वो फॉर्मूला कहां से बना अब वो तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2 इज इक्वल टू P1 M1 T2 अपॉन P2 M2 T1। लेकिन अब अपने आप तुम खुद बता देना मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ दीज टू गैसेस, ऑफ दीज गैसेस। अब बताओ जरा फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर दोनों गैसेस सिमिलर कंडीशंस पर हो, मतलब दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का टेम्परेचर भी सेम, लेकिन क्या दोनों के मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो सकते हैं? सर दो अलग अलग गैसेस है तो मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये हुआ सर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन P1 P2 से कैंसिल होगा, T1 T2 से कैंसिल होगा, और सिर्फ एक ही आंसर निकल के आएगा, एंड दैट इज M1 by M2। यानी इस चैप्टर में डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखा जाता है कि एक गैस की डेंसिटी को दूसरी गैस के रेस्पेक्ट में M1 by M2 से निकाला जाता है। तुम खुद बताओ, तुम्हें नहीं लगता ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दोनों गैसेस आइडेंटिकल कंडीशंस पर हो? अगर आइडेंटिकल कंडीशंस पर नहीं है देन द ओवरऑल फॉर्मूला विल बी P1 M1 T2 अपॉन P2 M2 T1, जो कि आपको आंसर दे देगा। लेकिन फिर वही है, क्योंकि अभी तुमने पीवी एंड आरटी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इसलिए इस चैप्टर में P1 M1 T2 अपॉन P2 M2 T1 पर सवाल आने के चांसेस नहीं। समझ में आई बात? यानी तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें याद रखना है कि अगर किसी भी एक गैस की डेंसिटी को दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में निकालना हो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, द आंसर इज M1 अपॉन M2। अगर सवाल में आइडेंटिकल कंडीशन नहीं भी बोला गया है तो तुम अज्यूम कर लेना कि आइडेंटिकल कंडीशंस हैं। क्यों? क्योंकि दी नहीं गई तो मानोगे कैसे? जब उसने कंडीशन दी ही नहीं तो तुम P1 P2 के अपनी तरफ से डाल दोगे। जब उसने कुछ नहीं बताया, we assume that the conditions are identical and the relative density will be molecular weight of first gas divided by molecular weight of the second gas। एक छोटा सा एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन सब लोग इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है ये? Yes, sir. किसी को अगर इसमें कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। मेरे को ये समझ नहीं आया कि कैसे चलेगा M1 M2 बच गया। P1 P2 कैसे कैंसिल हो? देखो मैंने यहां पर ये लिखा है। अगर ये ना होता बेटा तो फिर P1 P2 से दो गैसेस हैं, सीख जरा समझना, दो गैसेस हैं। तुम बताओ इन दोनों गैसेस की कंडीशंस आइडेंटिकल है, क्या मतलब उसका? इन दोनों गैसेस का प्रेशर सेम होगा। तो अगर इन दोनों का प्रेशर सेम है दैट मींस P1 इज इक्वल टू P2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, T1 इज इक्वल टू T2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सर गैस तो अलग है ना सर, जब गैस ही अलग है तो मॉलिक्यूलर वेट तो अलग होंगे ना। यस सर। तो सर वो बच जाएगा सर M1 M2। हम तो ये कह रहे हैं हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट भी गैस के सेम हो, वो भी कट जाएगा। नहीं समझे बात? M1 M2 तो 1 आ जाएगा रेशो, रिलेटिव डेंसिटी 1 आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या ऐसा हो सकता है दो अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट सेम हो? बिल्कुल हो सकते हैं सर, दो अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट सेम हो सकते हैं। इतना क्या दिमाग लाना, बिल्कुल हो सकते हैं, छोड़िए इस बात को। जैसे सर एक एग्जांपल ले लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड NO इज 30, N इज 14 एंड O इज 16, यानी NO इज 30 एंड C2H6 इज आल्सो 30। इट इज ऑल्सो, मेरे कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, गैसेस होंगी जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे। अगर वो आइडेंटिकल कंडीशंस पर हैं तो P1 P2 कैंसिल, T1 T2 कैंसिल, बचा आपका M1 M2। इफ M1 M2 आर आल्सो सेम द आंसर विल बी 1, द रिलेटिव डेंसिटी विल बी 1, अदरवाइज द आंसर इज M1 by M2। सो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द आंसर इज M1 by M2। तुम्हें ये याद रखना है अभी के,
ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात जैसे एक सवाल की बात कर लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। एक छोटा सवाल लिख लेते हैं इसी के अंदर कि अगर फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 विद रेस्पेक्ट टू मीथेन। ये लीजिए आप। अब तुम में से कोई किसी के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, सर आपने कंडीशंस तो बताई ही नहीं कि P1 P2 क्या है, और आपने ये भी नहीं लिखा कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तुम बताओ तुम्हारा क्या दिल कर रहा है? सर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन मान लेते ना, जब आपने कंडीशन दी नहीं तो हम मानना ही पड़ेगा आपको कि भाई अंडर आइडेंटिकल कंडीशन है। वैसे सवाल में मेंशन होना चाहिए, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो भी कंडीशंस न देने के बाद आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो आपको ये आइडेंटिकल कंडीशंस माननी पड़ेंगी, और मुझे लगता है सारे बच्चे सही आंसर दे देंगे। अभी एक बच्चे ने बताया भी आंसर विल बी 5। बिल्कुल सही है। रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 with respect to methane will be molecular weight of SO3 divided by molecular weight of methane, and the molecular weight of SO3 is 80 and the methane is 16. It will be 5. अब देखो फिर वही है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला। तो भाई मैं कैसे बताऊं, अब कुछ चीजें तो याद करे बिना काम नहीं चलेगा ना यार। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो हमें ये याद रख के जाना पड़ेगा भाई। ये कुछ जगहों पर तो सवाल में दे भी देता है, जैसे इससे पहले जो आईटी में आज सवाल आया था उसमें सिल्वर और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट गिवन था, क्योंकि सिल्वर ब्रोमीन यार नॉर्मल आदमी नहीं, लेकिन अब कार्बन का भी तुम्हें देगा। इतना बेवकूफ तो वो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट वो तुम्हें देगा। तो इतना तो तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा। तो सब लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट SO3 का निकाल लेंगे 80, और मीथेन का 16, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, कितना आ गया 80 by 16। So the relative density of SO3 with respect to methane is 5। ऐसे कुछ भी सवाल बना सकता है, कैसा भी सवाल। अब क्योंकि कंडीशन नहीं दी है तो मैंने आइडेंटिकल मान ली। अगर लगता है कि वो कंडीशन दे देगा तो कोई सवाल हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि बच्चों को मत पढ़ाया करो, लो हमने पढ़ा दिया, अब बताओ क्या मुश्किल हो गया इसमें, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि अगर SO3 का प्रेशर 2 ATM है, टेम्परेचर उसका 200 केल्विन है, तीसरे वाली मीथेन का टेम्परेचर 5 ATM है, उसका केल्विन ये है, क्या नहीं कर सकते सवाल तुम? P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, P1 सब कुछ दे रखा है। क्यों सर, सारी वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, करना क्या है। हम कर सकते हैं। अननेसेसरी ये ड्रामेबाजी मत करिए कि 5वें चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। जो समझ में आ रहा है उसको समझाते चलिए, हमें आराम से समझ में आ रहा है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें इस तरह का सवाल अभी नहीं मिलेगा कोई। तुम ये सोचो पढ़ा तो दिया, सवाल कहीं नहीं, सवाल नहीं मिलेगा क्योंकि ये तुम्हें आगे ही दिखेगा। इसलिए हम अपनी तरफ से बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि नॉर्मली द जनरल आंसर इज P1 M1 T2 अपॉन P2 M2 T1, बट इन केस ऑफ आइडेंटिकल सिचुएशन द आंसर इज M1 by M2। बस खत्म। अब आते हैं तीसरी रिलेटिव डेंसिटी पर। नाउ कम्स थर्ड रिलेटिव डेंसिटी। इसे हटा दे भाई, सबके समझ में आ गया? अब आते हैं तीसरी कंडीशन पर, तीसरी रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, और मैंने देखा सबसे ज्यादा सवाल जो है इसी डेंसिटी को लेकर बनाए जाते हैं। एंड दिस थर्ड टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज वेपर डेंसिटी। ये हमारी थर्ड टाइप की रिलेटिव डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी के लिए बोलते हैं कि वेपर डेंसिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस की, जनरली वो उस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जो एयर है, या एयर मतलब जो गैसियस फेज है या फिर वेपर फेज है। यानी सीधी सी बात है, वेपर डेंसिटी भी एक रिलेटिव डेंसिटी, और इसको डिफाइन किया जाता है डेंसिटी ऑफ द गैस और वेपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। वाह वाह वाह, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। देखते हैं अब तुम में से कौन बता सकता है मुझे, कोई मुझे जल्दी से इस डेंसिटी का फॉर्मूला बता सकता है क्या होगा? वेपर डेंसिटी को मैं क्या लिखूं? क्या 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 फिर से बोलो बेटा। मास ऑफ द गैस। ना 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 ना, ओ तुमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या लिया? मास ऑफ द गैस बाय 2। समझो, ये वही तो है जो अभी तुमने पढ़ा था। अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो और अंडर आइडेंटिकल कंडीशन की बात कर रहे हो तो ये M/2 ही तो होगा,
क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने बताया था अंडर आइडेंटिकल कंडीशन जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो m1/m2 होती है। इस बार m2 कौन है? m2 किसका मॉलिक्यूलर वेट है सर? नीचे वाली गैस का। और नीचे वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। और क्योंकि कंडीशंस आइडेंटिकल है तो फॉर्मूला m1/m2 लगेगा कि नहीं? और m2 कौन है सर? हाइड्रोजन वाला। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट सर 2 होता है। लीजिए, लेकिन सर एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? अभी आपने बताया था कि वेपर डेंसिटी यूनिट लेस होती है क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी है। ये तो सर मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 आ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम में होता है सर, 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम तो बचेगा। सर ये यूनिट लेस कैसे आ रही बताइए? अरे यार कितने लल्लू। टू भी तो उसका वेट है, 2 ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये 2 भी तो ग्राम ही है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ही तो है ये, 2 ग्राम ही तो होता है। तो यानी नीचे वाला ग्राम ऊपर वाले ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ये एक यूनिटलेस नंबर ही आएगा। यानी किसी भी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके निकाली जाती है। अगर मुझे कभी भी किसी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी निकालनी हो तो आपकी आंखें हमेशा मॉलिक्यूलर वेट को ही ढूंढेंगी, बस बात खत्म। अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट पा लिया तो आप उसको 2 से दे मारिएगा, आपको वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। और कोई तरीका नहीं है वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने का विदाउट कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर वेट। सो इन एनी क्वेश्चन अगर मुझसे वेपर डेंसिटी निकालनी है तो मैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट की तरफ भागूंगा और उसके बाद ही इस सवाल को प्रोसीड करूं 2 से डिवाइड करने के बाद। यानी ये 3 तरह के रिलेटिव डेंसिटीज हैं जो मुझे याद रखनी। यानी जो अभी हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? एक एब्सोल्यूट डेंसिटी सर, वो मास बाय वॉल्यूम होती है। आपने एक लाइन और जोड़ दी, गैसेस के लिए यही मास बाय वॉल्यूम pm/rt से भी डिफाइन किया जाता है। दूसरी बात सर, रिलेटिव डेंसिटी आपने सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताया, दैट इज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द वैल्यू ऑफ वाटर डेंसिटी एट 4 डिग्रीज 1 ग्राम पर ml। सो अल्टीमेटली स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्सोल्यूट डेंसिटी दे न्यूमेरिकली दे बोथ आर सेम, सिर्फ फर्क यूनिट का होता है। चलिए ये भी बहुत अच्छा, यानी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो डेंसिटी पता चल गई, डेंसिटी गिवन है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल गई, दोनों बातें सेम है सर। क्लियर है ये वाली यहां तक? फिर आपने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करी कि सर एक और रिलेटिव डेंसिटी आपने बताई कि अगर किसी भी गैस की रिलेटिव डेंसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालनी हो तो आप गैस 1 की डेंसिटी को गैस 2 की डेंसिटी से डिवाइड कर सकते हैं। और डेंसिटी क्योंकि pm/rt होती है तो फाइनली जो आपका जनरल एक्सप्रेशन बनेगा वो P1m1T2 अपॉन P2m2T1 से निकाला जाएगा। सर अगर आपकी कंडीशंस आइडेंटिकल हुई, जो कि होंगी इस चैप्टर में, m1/m2 आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अगर आप तीसरी वेपर डेंसिटी की बात करें या तीसरी रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो वो फाइनली किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। दैट मींस द आंसर इज m1/m2, बट दैट m2 is fixed now because denominator is hydrogen, so the molecular weight of hydrogen is 2, so vapor density is always molecular weight by 2। यहां तक क्लियर है? यस सर। सोच लो भाई सब लोग, अगर समझ में आ गया तो हम कुछ पूछते हैं अब सवाल। ये फिजिक्स पे भी था ना पिछले साल, वैक्यूम वेपर डेंसिटी तो नहीं होगा सर, वेपर डेंसिटी नहीं पर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। होगा वो, हाँ बिल्कुल होगा, वो फिजिक्स में रहा होगा कहीं, वो सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, एक्वस टेंशन, कहीं ना कुछ ये बातें आई होंगी फिजिक्स में। तो लिक्विड्स के अंदर, जहां लिक्विड का जो फ्लूइड्स का जो चैप्टर पढ़ते हैं वहां डेंसिटी वगैरह रहेगी तुम्हारी, बिल्कुल। हमारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फिजिक्स के अंदर ही। चलिए एक सवाल करते हैं। Find out the vapor density of air। देखो ये सवाल सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जो बच्चे लास्ट क्लास में आए थे वो ये रिलेट कर पाए, क्योंकि ये कॉमन सवाल, ये एग्जाम्स में भी आ चुका है। लेकिन जो बच्चे आज की क्लास में बैठे हैं वो हो सकता है ये आंसर ना निकाल पाए, क्योंकि ये सवाल हमारी जस्ट लास्ट क्लास से रिलेटेड। तो जो लोग क्लास अटेंड करे थे वो लोग अटेम्प्ट करें, जिन्होंने नहीं की थी वो अभी सिर्फ देख सकते हैं। मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, बट वही है कि थोड़ा सा अगर तुम्हारे साथ टाइम दे दिया जाए और तुम्हें थोड़ा सा समझा दिया जाए तो तुम भी ये कर लोगे, कुछ नया नहीं। हाँ करो करो करो, 1 सेकंड रुको।
सर सर गिवन मास अपॉन मोलर मास सर 14.4 हाँ बिल्कुल सही। कौन बोल रहा है 14.4? कोमल। कोमल बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। अब देखो, जिन लोगों ने लास्ट क्लास की है ना वो कर पाएंगे। मैं मतलब मैं मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि जो लोग नए, आगरा में मुझे काफी बच्चे नए से दिख रहे हैं, 4-5 बच्चे। एक बार हैंड रेज कर सकते हो कौन कौन नया है? तो ये देखो पीछे के बच्चे बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हैं। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक है आज जो हम कर रहे हैं, वो पुरानी बातों से थोड़ा कम लिंक है, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल करना शुरू करोगे ना तो पुरानी बातें आ जाएंगी। तो जैसे मैंने ये सवाल दिया, एक न्यूमेरिकल है, अब इसमें पुरानी बात आ जाएगी, लेकिन पुरानी बात भी ना वो भी जो क्लास अटेंड कर चुके हैं। तुम जो 4 बच्चे पीछे बैठो ना, तुम्हारे आगे भी कुछ बच्चे बैठे हैं, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे सन्नाटे में बैठे हैं। मतलब तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ये जो आगे बैठे हैं ये पापी हैं, इनको समझाया भी किया, ये फिर भी सन्नाटे में बैठे हैं, समझ रहे हो? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सवाल जो है इसमें बिल्कुल सीधी सी कहानी है। क्या ये पहचान पा रहे हो कि ये एयर गैसियस मिक्सचर है? यस सर। और गैसियस मिक्सचर का एक मीन मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा था हमने। अगर वो मीन मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो 200 दे मारोगे, वेपर डेंसिटी आ जाएगी कि नहीं बताओ? और हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि गैस जो हमारी एयर होती है वो एक्चुअली पानी से ज्यादा भारी होती है। उसके 1 मोल का वेट पानी के 1 मोल के वेट से 1.5 गुना ज्यादा होता है। याद है ये वाली बात? यानी यहां पर मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारा वो निकालना चाहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो मीन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हमारा, मीन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हमारा, वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस इनटू मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस इनटू मोल्स ऑफ सेकंड गैस डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से निकाला जा सकता है। मतलब परसेंटेज ले लो, मोल्स भी मत बोलो। अगर तुम मोल्स बोल रहे हो तो टोटल मोल्स बोलना, अदरवाइज परसेंटेज। मतलब मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? दिस एन विल बी परसेंटेज नाउ। ये हमारा परसेंटेज भी हो सकता है, और अगर आप इसको मोल्स बोल रहे हैं N1 N2 को, तो फिर ये 100 नहीं होगा, फिर ये N1 + N2 होगा। सब लोग बात समझ रहे हो कि नहीं यार, क्या कह रहे हैं हम? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो हिस्सा है वो 80% है, तो इसका मतलब टोटल 100 है, उस 100 में एक आदमी 80, एक आदमी 20 है, तो भी काम चल जाएगा। और अगर आप ऐसे समझ रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन के 4 मोल है सपोज, तो आप दोनों के मोल्स को यूज करके फिर टोटल मोल से डिवाइड करिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सवाल में हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हैं, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 हो जाएगा, उसकी परसेंटेज 80 हो जाएगी। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 30 हो जाएगा, उसकी परसेंटेज 20 हो जाएगी। और क्योंकि बातें परसेंटेज में चल रही हैं, तो नीचे आप 100 से डिवाइड करके इसका मीन मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें याद आएगा 28.8 निकल के आया था। और मैंने अभी क्या बताया था? वेपर डेंसिटी निकालने के लिए इधर उधर कुछ भी मत देखना, जब तक मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता होगा वेपर डेंसिटी नहीं पता चलेगी। तो आप 28/8 को 2 से डिवाइड करके इस आदमी या इस एयर की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सर ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपने कैसे निकाला। तो बेटा देखो, बड़ा क्लियर है। अगर किसी बर्तन में एक से ज्यादा गैसेस पड़ी, तो उस गैसियस मिक्सचर का एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए किसी भी एक गैस के मोल्स को उसके मोल से उसके मॉलिक्यूलर वेट से प्लस दूसरी गैस के मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो गैस पूरे सिस्टम का मास आ जाता है, और टोटल मोल से डिवाइड करके आप ओवरऑल सिस्टम का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ये तुम्हें करा दिया जाएगा, तो ये चीज आसान हो जाएगी। इसके अलावा भी हम कुछ ये सब लोग के समझ में आ गया कैसे किया? जो लोग लास्ट क्लास में आए थे उनके समझ में आ गया ये? तो आपने मॉलिक्यूलर वेट तो लास्ट क्लास में निकाल ही लिया था, आज सिर्फ 2 से दे मारिए, आंसर आ जाए। ठीक, अब एक सवाल और करते हैं। अब देखो ये वाला सवाल भी थोड़ा सा उन लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन ठीक है, मतलब उन लोगों के लिए नया है, अच्छा है। जो कुछ नया दिख रहा है उनको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई बहुत कुछ नहीं पढ़ा दिया है आपने, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। हम एक बार आधा घंटा 1 घंटे के लिए बैठेंगे खुद से भी और किसी टीचर के साथ, तो हम कर लें, ठीक है ना? तो इसमें तुम परेशान बिल्कुल मत होना। एक सवाल और ले लेते हैं। इफ the density of a gas at
STP is a gram per ml, देन फाइंड आउट। मैं देखो कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहा हूं, अदरवाइज मैं यहां पर बहुत गंदी सी वैल्यू लिख सकता था, लेकिन मैं कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहा हूं, तुमसे समझना बात को। देन फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी। इस आदमी की, इस गैस की मुझे वेपर डेंसिटी बताइए जिसका एसटीपी पर डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल दे रखा है। 11.2 है। नहीं 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 नहीं, तुमने गड़बड़ कर दी एक। So 11,400 है। हाँ, वो समझ में आया जो पहला वाला बच्चा था उसने गड़बड़ क्या की, मिलीलीटर लीटर। देखो फिर वही है, सबसे पहले तो ये बताओ 1 ग्राम पर एमएल का मतलब क्या है। अभी क्या बताया था मैंने, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, वेट ऑफ 1 ml ऑफ गैस कितना हुआ, बताओ ये ठीक लिखा है कि नहीं मैंने। अगर मेरी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है एसटीपी पर, तो इसका मतलब उसके मेरे 1 ml का वेट 1 ग्राम होगा ना, यही तो बताया अभी मैंने। तो अगर मेरे 1 ml का वेट 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, तो 22,400 ml का वेट कितना होगा, वेट ऑफ 22,400 ml। कुछ याद आ रहा है, एसटीपी पर 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22,400 होता है। तो अगर 1 ml का वेट इतना है तो 22,400 ml का वेट 22,400 इंटू 1 ग्राम होगा। यहां तक क्लियर है। देखो ये सवाल वो बच्चा समझ पाएगा जिसको मैंने एक लाइन बोली थी, पता नहीं तुम उसकी कितनी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। वेपर डेंसिटी सिर्फ तब निकलती है जब मॉलिक्यूलर वेट पता होता है। पता नहीं तुम इस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस समझते हो। बच्चे कहते हैं अरे सर ऐसे वैसे, ये तो क्या हमें पता। तुम इस बात को समझ लो एकदम। अगर सवाल में वेपर डेंसिटी पूछी गई है तो आप एक बात समझ लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट पहले आएगा, बाद में वेपर डेंसिटी आएगी। आप ये मत सोचिए आपसे सवाल में वेपर डेंसिटी पूछी गई है, आप ये सोचिए कि इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या। समझो बात को मेरी, यानी एक्चुअली तुम्हें इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए छोटी सी हिंट दे रखी है, एसटीपी पर 1 ml का भार दे रखा है। ये तो ठीक है, 1 ml का भार एसटीपी पर 1 ग्राम है, तो 22,400 ml का भार इतने ग्राम होगा कि नहीं, बताओ। ठीक है, 22,400 ml एसटीपी पर 1 मोल होता है, तो इसका मतलब ये भार 1 मोल का है। बताओ समझे कि नहीं। यानी अगर कोई गैस आपका एसटीपी पर है तो उसके 22,400 ml का जो भार है, अगर वो 22,400 A है, और मुझे जो पता है वो ये कि एसटीपी पर अगर कोई भी गैस इतनी है, तो दैट मीन्स दिस गैस इज 1 मोल। एंड इफ इट इज 1 मोल गैस एंड द वेट ऑफ दिस 1 मोल गैस इज दिस, सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। अब तुम बताओ समझो, मॉलिक्यूलर वेट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। सो अल्टीमेटली वेपर डेंसिटी विल बी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 22,400 A divided by 2, and this is 11,200 A, यूनिट लेस नंबर। सब लोग आराम से समझने की कोशिश करना। इसमें फिर वही वाली बात आती है कि डेंसिटी की डेफिनेशन अगर क्लियर होगी तो पहले तुम एक लाइन में लिख दोगे, और जैसे ही तुम एक लाइन लिखोगे, इस सवाल को कोई नहीं कर सकता अगर यहां से ये एसटीपी हटा दिया जाए।
क्यों? क्योंकि सर अगर ये गैस एसटीपी पर नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है, तो फिर इसके एक मोल का वेट 1 मोल का वॉल्यूम 22,400 नहीं होगा। फिर आप ये काम नहीं कर सकते कि 1 ml का वेट इतना है तो 22,400 का। क्यों? क्योंकि सर अगर वो एसटीपी पर नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि 22,400 का वॉल्यूम मास जो होगा वो 22,400 ग्राम होगा, इंटू ए ग्राम होगा। आप बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी एक गैस है जिसका एसटीपी पे कंडीशंस लिखी गई हैं, अगर उसके 1 ml का वेट 1 ग्राम है तो उसके 22,400 ml का वेट 22,400 1 ग्राम होगा। बस खत्म हो गया। और 22,400 ml 1 एसटीपी पर 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मोल का वेट आपको इनडायरेक्टली पता चल गया। तो आपने सबसे पहले, और ये सवाल अच्छा सवाल है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो सब लोग इस बात को समझो, ये अच्छा सवाल बनेगा। अगर मुझे किसी भी गैस की डेंसिटी एसटीपी पर गिवन हो तो मैं उस गैस का वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूं सिर्फ एक बात को यूज करके कि इफ द डेंसिटी इज समथिंग, जो भी हमें सवाल में दे रखी है, तो दैट मींस 1 ml का वेट दे रखा है और एसटीपी पर 22,400 ml का वेट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। यानी 1 ml का ए तो 22,400 का इंटू ए। दिस इज द वेट ऑफ द गैस एट एसटीपी। कितनी गैस का? 22,400 ml का। और 22,400 ml ही तो 1 मोल होती है। तुम्हें याद है एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना था? 22.4 लीटर, दैट इज 22,400 मिलीलीटर। सो दिस वॉल्यूम, अगर इसका वेट इतना है तो दैट मींस दिस इज एक्चुअली 1 मोल। क्यों? क्योंकि इतना वॉल्यूम एसटीपी पर ही किसी गैस का 1 मोल के बराबर होता है। तो ये जो भी वेट आपने निकाला है वो 1 मोल गैस का वेट है, और 1 मोल गैस के वेट को हम अब से पहले से मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। यानी दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2 विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। कुछ समझ पाए? सब लोग आराम से समझो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस करते हैं, कुछ भी पूछो। अर्शदीप समझ में आया बेटा? यस सर। तुम लोग बताओ भाई, आगरा में किसी को कोई डाउट आया? कोई भी कुछ भी पूछना हो, आगे जो बच्चे बैठे हैं। शुभ आया है क्या आज? यस सर। कहाँ है? अबे तू आगे से पीछे, मुझे नाम ही नहीं याद होते, तू ऐसे सीट बदलेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा लेट आ। अच्छा, और कोई बच्चा? कौन नाम भूल गया मैं फिर से यार। ये इंदिरापुरम वाला बच्चा तो मुझे याद सा आ रहा है कुछ। हम लोग मुलाकात कर चुके ना दोस्त? सेमिनार में बात हुई थी हमारी। अच्छा, और भाई किसी को कोई डाउट आ रहा है? आगरा में किसी को भी कोई डाउट आ रहा है? पुराने किसी टॉपिक से कोई डाउट आ रहा है? जो लोग क्लास अटेंड कर चुके हैं, कुछ भी पुरानी किसी बात से रिलेटेड कुछ बात करनी है? क्लियर है? यहां तक सबके समझ में आ गया? तो ये सवाल, इस तरह के सवाल बन सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से रिलेट कर सकता है यार। मतलब समझो कि अब जैसे कोई गैस ऐसी ले, कुछ भी उल्टा सीधा कर लेते हैं यार, ये लीजिए ये कर लेते हैं। तो ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं यार। इसमें कुछ कोई कलाकारी, और हमें तो मजा ही आ रहा है कि आईटी वाला भी इतना कोई दिमाग नहीं लगाता है, वो भी ऐसे ही कुछ करता है। ये बड़ा ड्रामा है। वो भी इसी तरह के कुछ सवाल कुछ भी बना देता है। जैसे मान लो हम बना लेते हैं, एक और सवाल बना लेते हैं। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस SOx is (32). Find out the number of sulfur atoms present in its 460 ग्राम ऑफ सैंपल। चलिए, ये मतलब हमें तो लगता है कि ये जो सवाल हमने दिया है, इस तक के लेवल का कोई सवाल मेंस लेवल पे नहीं आया। यही समझ लीजिए आप। आज अच्छा सवाल, आसान सवाल। एक गैस है SOx, मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, उसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है। तुम बताओ, सब लोग समझ गए गैस कौन सी है? कौन सी आई?
सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज SO2। फिर तो सवाल ही पुराना हो गया यार। SO2 का वेट दे रखा है, आज से पूछा जा रहा है उसमें सल्फर का वेट कितना। अरे सर क्या पुरानी बातें कर रहे हैं। सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के मोल से सल्फर के मोल, सल्फर के मोल से सल्फर की बातें खत्म। यही सवाल हो गया, खत्म। तो यानी सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि जो मेरी गैस है वो SOx, जो आप बदतमीजी कर रहे हैं, ये SOx कौन है। तो अगर वेपर डेंसिटी आपकी 32 है तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूलर वेट डबल होगा 64। यहां तक ठीक है। और 64 कैसे लेके आएंगे आप? तो 64 लाने के लिए जो है आपको अकल लगानी पड़े। अकल क्या लगानी है तो बड़ा क्लियर है। 64 अगर आप लाना चाहते हैं तो 64 लाने का मतलब है एक सल्फर होगा, 2 ऑक्सीजन होंगी। क्लियर है? बिकॉज सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन मिलाकर 32, so the molecular weight will be 64. So that means this X value is SO2 वाली 2। ठीक, यानी गैस पता चल गई। इस पहली लाइन से गैस का नाम पता चल गया। अच्छा चलिए फिर क्या करें? उसके बाद आपको निकालना क्या है कि अगर इस SO2 गैस का 460 ग्राम आपके पास है, यानी इस SO2 गैस का वेट कितना दे रखा है? 460 ग्राम। तो क्या इस SO2 गैस से SO2 गैस का वो मोल्स निकल सकते हैं? ये SO2 के मोल आ जाएंगे। यस सर। और जितने SO2 के मोल होंगे उतने ही सल्फर के मोल होंगे। क्लियर है? ये आ गए मोल्स ऑफ सल्फर। तुम मुझे बताओ यहां पर किसी को कोई डाउट तो नहीं आता है? मतलब बेईमानी मत करो यार अपने आप से। जो बच्चे ईमानदार होंगे वही सीखेंगे, जो बेईमान होंगे वो नहीं सीख पाएंगे। अगर तुम में से किसी को भी ये डाउट आ रहा है, सर मुझे ये डाउट होता है कि जब आप SO2 के मोल निकाल लेते हैं, चलिए मुझे ये फॉर्मूला याद हो गया कि वेट ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 विल बी द मोल्स ऑफ SO2। यहां तक ठीक है। सर इसके बाद आप सल्फर के मोल कैसे निकाल लेते हैं? तो जितने भी SO2 के मोल है, मैंने पहले भी बताया था, जितने इसके मोल होंगे उतने ही सल्फर के, उसके X टाइम्स, अगर ये SO2 है तो उसके 2 टाइम्स ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स होंगे। ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं? तो सल्फर के जो मोल होंगे वो होंगे मोल्स ऑफ SO2 के बराबर। सो दिस विल बी द मोल्स ऑफ सल्फर। अब अगर सल्फर के मोल आ गए तो मैं निकालने क्या है? नंबर ऑफ सल्फर एटम। अरे भाई मोल के बाद एटम, वाई में आप क्या करते थे? मोल के बाद अगर पार्टिकल्स निकालने हो तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी सल्फर एटम्स निकालने हो तो सल्फर एटम्स जो होंगे वो आएंगे मोल्स, दैट इज 460 अपॉन 64 Na। इतने सल्फर एटम आपके सैंपल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ऐसे सैंपल में जो कि SO2 है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 64 और जिस सैंपल का टोटल वेट 460 ग्राम दिया गया। यानी अगर मुझे सैंपल का वेट पता होगा तो मैं सबसे पहले सैंपल के मोल्स कैलकुलेट करूंगा। उसके लिए मुझे सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए और वो मुझे वेपर डेंसिटी से दे रखा। इस सवाल में तुम बताओ, क्या तुम्हें वाकई में यह निकालना जरूरी था कि गैस का नाम क्या है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है सर? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि सर आपको सल्फर के बारे में पता करना था। अगर आपको ऑक्सीजन के मोल्स एटम्स निकालने होते तो X की वैल्यू पता होनी चाहिए। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? भाई तुम्हें यही तो करना था। इस सैंपल के मोल निकालने के लिए तुम्हें किससे डिवाइड करना चाहिए था? इस सैंपल के मॉलिक्यूलर वेट से। वो तो वैसे ही दे रखा है ना। अगर ये 32 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 64। बाकी तुम्हें क्या चाहिए सर? ये SO2 पर SO2 क्यों निकाला आपने? कोई जरूरत नहीं थी। हमें SO2 की जरूरत तब पड़ती जब ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन मांगता, क्योंकि ऑक्सीजन का आंसर निकालने के लिए तुम्हें X का पता होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? सल्फर के लिए कोई दिक्कत नहीं सर, सल्फर तो 1 है ही, कर लीजिए सॉल्व, बात खत्म। फिर भी कभी इस तरह का कोई सवाल आए जिसमें वेपर डेंसिटी किसी सवाल में किसी गैस की दी हो या किसी भी सब्सटेंस की दी हो और कोई एक पर्टिकुलर अननोन दिया हो, तो आप जुगाड़ लगाइएगा। आपको मॉलिक्यूलर वेट का आइडिया वेपर डेंसिटी से लग जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट को यूज करके कितने सल्फर एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स वगैरह वगैरह जो भी कुछ कैलकुलेट करना है वो आप लिंक कर सकते हैं। क्लियर है? अगर किसी को इसमें कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है। कोई भी शक हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? ठीक, चलो तो आज हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे और अब अगली क्लास में मुझे लगता है हम स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए इस जो कि इस चैप्टर का जो इस चैप्टर का नाम, एंड दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस की रिएक्शंस के एनालिसिस कैसे की जाएंगे। लेकिन फिर वही यार, सारे बच्चे जितना कराया गया एक बार उसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। जो टेस्ट हुआ था तुम्हारा, उस टेस्ट के पेपर को सब लोग दोबारा भी करें। जो कमियां, जिसके अंदर भी जो कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। ठीक है ना? तो चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।